खबर में खुश आमदीद मेरे साथ बड़ी साहब तैयार मलिक साहब मैं हूँ सईद का नाज़रीन। हमजा शहबाज साहब अपनी वजारत से आला बचाने के लिए क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज बड़ों की बैठक हुई है जिसमें उन्होंने सेंटर में तो अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करने का दिया है। कर सकेंगे या नहीं, बात करेंगे पैनलिस्ट से। रवां साल में आम इंतखाबात होंगे या नहीं, और ये जो रुपए की बेकदरी पे आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी बनाएंगे, ये क्या हमाकतें की, ख़ास तौर पे मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो डिले किया, आज डॉलर कहाँ पहुँच गया, आपको अंदर की स्टोरी बताएंगे। बड़ी साहब पहले इस पे आ जाते हैं। हमजा शहबाज साहब की वजारत आला बचाने के लिए वो कह रहे हैं जी 5 लोग गायब भी हो सकते हैं, जिस तरह हमारे वफाकी दाखिला साहब ने कहा। तो ये गायब होने के लिए कोई आ रहा है अलादीन का चिराग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, बज़ाहिर मेरे ख्याल में तो इस मुल्क में आइन और कानून पे इम्प्लीमेंट होते ही नहीं। मेरी पहले दिन से राय है, इख्तलाफ राय जिंदा है। आपका जो आइन और कानून नंबर गेम के हिसाब से कहता है, परवेज़ लाई साहब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई बन चुके हैं। अगर थोड़ी सी भी कहीं अखलाकियात होती, पाकिस्तान के कोने में पड़ी होती, कोने में किसी कॉर्नर पे, तो हमजा शहबाज साहब को 17 की रात के नताइज के बाद उसी वक्त रिज़ाइन दे देना चाहिए। दूसरा, नहायत काबिल एहतराम राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 5 गायब हो गए। बादियुल नज़र में वो कह रहे हैं कि हम PTI के बंदे अगवा कर लेंगे। गायब कैसे हो जाएंगे? क्या वो तोते उड़ जाएंगे? अगवा करने का आप कह रहे हैं ना। अगर वज़ीर दाखिला रुकन असम्बली के अगवा की धमकी दे रहा है तो उसको आप जमहूरियत कहेंगे, इसको आप सियासी शफाफियत कहेंगे कि दरिंदगी कहेंगे? क्या कहेंगे मुझे बताएं। आपका आइन कहता है टोटल गेम में से जिसके पास 186 होंगे वो पंजाब का वज़ीर आला होगा। पहले आप लोटो के सर पे वज़ीर आला बने, फिर आपने 1000 एक दफ़ा दावा किया कि हम 20 में से 20 सीटें जीतेंगे, मिनिमम 16 सीटें जीतेंगे। जब आपको इबरतनाक शख्स हो गई, इबरतनाक शिकस्त, और लाहौर जैसे शहर में जो आपकी सबसे ज़्यादा क्राउड पुलर थी, मोहतरम ने निगरानी की, वफाकी सूबाई हुकूमत मुसल्लह सरकारी अफसरान, उसके बाद किस कानून के तहत मुझे आज कन्विंस करें कि हमजा शहबाज या अभी वो उनके 1-2 वज़ीर कर रहे थे, कोई डठाई और शर्मिंदगी की इंतहा होती है। कहते हैं ना, मर गया तो मुकर गया एक बराबर। यार 16 मलक साहब 17 की रात से पहले 1001 बयान निकालें, हम 20 सीटें लेंगे। आप कहते हैं हमने 5 सीटें ले ली। ओ यार कुछ छोड़ दो बेशर्मी यार, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है इलेक्शन में, ये सियासत का हिस्सा है। एक आदमी ने, कहते ना एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना, एक आदमी ने पता नहीं कितने बंदरों को वो बना दिया। वो सारे आज इकट्ठे हुए हैं। अब ये बात तो ये है, आमतौर पर जहाँ पार्लिमानी रवायात हैं वहाँ पे वो अजान की ब्रेक है। मलिक साहब मैं आपसे वापस आऊँगा, तो यहाँ पर तो कोई पार्लिमानी राय या नहीं है, इस पर बात करते हैं। अजान के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। तो मलिक साहब, ये एक डिसेंट पार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं होगा कि जब आप लूज़ कर गए इलेक्शन तो आप जोड़ तोड़ ना करें, तोड़ने की कोशिश ना करें, अगवा की बातें ना करें? काजी साहब, ये डिसेंट नहीं तो लॉजिकल है। देखिए, अगर आप इलेक्शन बिल्कुल भट्टी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि 17 को ये कोई इखलाक नहीं है, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप हार गए इलेक्शन। और ये अजीब मुझे मुनाफिकत नज़र आ रही है। एक जगह आप मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी हमने कबूल कर लिया कि आप इलेक्शन जीत गए, और आप जवाब नहीं छोड़े। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी सी इंटरनल जो मुस्लिम लीग नून के अंदर ख़ास तौर पर जरदारी साहब से जो उनको हवाएँ आ रही हैं, जरदारी वो ये आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं एक खौफ पे बैठे हैं कि कुछ हमें 15-20 लोग मिल जाएंगे PTI में जो एब्सेंट हो जाएंगे। ये बाइंग सेलिंग की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैं मुख्तसर आपको ये बता रहा हूँ कि तो पहले उससे पहले जो 20 थे वो D-सीट हुए हैं, तो वो भी D-सीट होना चाहिए। मैं ये कहना, देखिए मैं अपनी पोजीशन ले रहा हूँ, मैं आपको बता ये रहा हूँ कि आप इसको शर्मनाक भी कह सकते हैं, गैर जमहूरी भी कह सकते हैं। अभी उन्होंने गिव अप नहीं किया, इत्तेहादियों ने अभी गिव अप नहीं किया। ये अभी तक सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए कि 22 को ये चेंज ना हो। वो वही पता कि बंदे एब्सेंट हो जाए, कोई उमरा करने चला जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई बीमार हो जाए कि मेरे कमर में दर्द निकला, ये मैं आ नहीं सकता। अगर वो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के कहने पे नहीं वहाँ हाजिरी देगा तो वो D-सीट हो जाएगा। D-सीट हो जाए, मगर अगर आपको अच्छे पैसे मिल जाए तो आपको क्या इतराज़ है उस पर? तो ये पैसे कौन दे रहा है? एक साहब हैं, वो आते हैं सिंध से, आते हैं, काफ़ी ढेर सारे पैसे लेके आते हैं, और वो भट्टी साहब मैं आपसे खबर और लेना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि 80-90% ब्यूरोक्रेसी जो है वो चौधरी परवेज़ लाई से टाइम मांग रही है।
मुलाकात तो का? साहब सरकारी लोटे तो शायद कुछ पेंदा हो, सरकारी ब्यूरोक्रेसी वो ये सियासी लोटे, इनका बुरा हाल है, इनकी नाक बह रही है। आईजी, डीआईजी, डीसी कमिश्नर की 90% लोग पीटीआई के दरवाज़ों पे और प्रोवेजल पे हाज़िरी दे रहे हैं। आका हमारा किबला तो आप थे, वो तो गलती से गर्दन मुड़ गई हमजा साहब की तरफ। अब रह गई मुझे मलक साहब की मासूमाना ख्वाहिश। लोटों का इबरतनाक निशान बन गए। 14 जमातें मिलके और सियासत खत्म कर देंगे अपनी। नहीं, 14 जमातें मिलके जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाहल कहा और उनका वोट भी नहीं अकाउंट होगा। मलक साहब कह रहे हैं फिर 20-25 और कुर्बानी के बकरे लाएंगे। एक तरफ हुकूमत खुद कह रही है लोटों को हमने आगे टिकट नहीं देना, इनकी वजह से हम हारे हैं। क्या फिर 25 लोटे तैयार होंगे? यार कहीं सब थोड़ी सी कॉमन सेंस है ना। मैंने लक्ष्य लड़ना है और मुझे आप कह रहे हो कि लोटों की वजह से हम हारे हैं। अच्छा, मुझे मेरा आपसे एक सवाल है, सख्त सवाल है। एक एमपीए साहब है मुस्लिम लीग नून के, शरकपुरी साहब, वो लोटा हुए हैं, वो तो किसी को नजर नहीं आया। किसने लोटा क्रेजी को इंसल्ट किया? आप थोड़ा सा इजाजत दे दें, आपकी बात में वजन है। लो जी, ये बड़े होके पीर बनेंगे, उन्हें इतना ही नहीं पता वो लोटा नहीं बने। वैसे ऐसा सुन लेना, उन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन दिया। लोटा ये होता है कि आप इक़्तिदार के लिए या पैसों के लिए दूसरी पार्टी। यही मैं कह रहा हूँ आपको, तो ये रिजाइन 20 उधर से नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूँ इस बात का वजूद नहीं। मेरी नजर में परवेज लाई सब वज़ीर आला बन चुके हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है ना, मैं गलत हो सकता हूँ। इस्तीफा है ना एक, जिस तरह नून का, तो इस इधर से नहीं आ सकते। यही भाई जब आ जाएगा 500 इस्तीफे आ गए, अल्लाह करे यार गल सुनो, जिन्होंने इमरान खान को वोट डाले दुआ करो सारे मर जान, सारे MPA मर जान, जो मौजूदा हुकूमत में तनकीद करता सारे साफी मर जान, फिर ही फौजा ਤੁਹਾਡੀਆਂ घर ਦੀਆਂ होनियां ना। दुश्मन की फौज तोपां च कीड़े पै जान तो मैं जीत जाऊँ। अब ये मुझे इनकी बेबसी पे आज तरस आ रहा है कि मुशर्रफ की गोद में पलने वाले, अरबों रुपए पैसे लगाने वाले कहते हैं लोटा क्रेसी किसने शुरू की? वो भाई 85 से हराम का पैसा सियासत में आपने दरिया की तरह बहाया। गैर जमाती इलेक्शन में कादी साहब, जलानी को कोठी मैंने नहीं दी, कारें मैंने नहीं हराम के पैसे की किसी को दी। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी, जिसके खिलाफ MQM चीखती रही चंद दिन पहले कि इसने सिंध में धांधली कराई है, फ्रॉड है। हमसे जो कमिटमेंट की गई जब हम लौटे हुए, जब PTI को हुकूमत की तरफ आए, एक वादा पूरा नहीं किया। 3 एडमिनिस्ट्रेटर लगने थे, कराची, हैदराबाद और सखर, वो नहीं लगाए। गवर्नर कुछ नहीं लगा। अब ज़मीरों की बात बता रहा हूं। लाहौर में 14 जमातें हुई, उसमें आपके दोस्त ANP के भी काबिल एहतराम, हमारे भी दोस्त मौलाना नूरानी साहब के साहबजादे भी, MQM भी, इनमें से एक बंदा लाहौर में एक अपना काउंसलर नहीं बना सकता। जो लाहौर में मॉडर्न इकट्ठे हुए हैं कि इमरान खान को गिराना है, एक बंदा जमात सवाए नून लीग के, सवाए नून लीग की हकीकत है वोट कम हुआ, बुरी इबरतनाक। भट्टी साहब यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा। मुझे बताएं, कोई दुनिया का लॉजिक है कि MQM यहाँ आती, उनके साथ वादा खिलाफी में आपके साथ हूँ, यहाँ से एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ ना कुछ हालात इतने इमरान के हक में नहीं है, ये नहीं हो सकता। मेरा फिक्र आप ले लेना, ये नहीं हो सकता कि MQM जैसे जहां दीदा बंदों को नजर आ रहा हो कि इमरान आ रहा है तो वो आज यहाँ लोना। नहीं, मेरी 2 मिनट ठहर देना, इसको जरा एक्सप्लेन करें। फिलहाल पंजाब में बात करें, आप सियासत को कुछ ना करें। नहीं, रिजल्ट हुआ 17 जुलाई। सिर्फ मुझे बता दें, नून लीग को उस जमातों में लगा लें, 13 या 14 या 12 जमातें जितनी भी हैं, 14 ठीक, मौसम दावड़ साहब भी तशरीफ, ठीक है, MQM भी, बाप पार्टी भी, उनमें से कोई एक बंदा लाहौर में काउंसलर मुंतखब करा सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो यार ये तो मुस्तबरों का एक थोड़ा सा टोला इकट्ठा हुआ था, एंजॉय करें। देखिए इमरान खान क्या हमेशा कहता था, मैं उन पर तनकीद भी करता रहूं और उनकी पूरी हुकूमत का रिकॉर्ड गवाह है। उसने कहा था जब मैं इन लुटेरों की पूंछल पे पाँव रखूंगा सब इकट्ठे हो जाएंगे। आज हुए कि नहीं हुए माल्टोन? वो एक तरफ आप कह रहे हो सिंध में धांधली हुई, मौलाना फजलुर रहमान के बंदे कह रहे थे गालबन सोमरू साहब कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आज एक सीट पे 2 वोटों पे आपकी वफाकी हुकूमत खड़ी है और 14 जमातों पे, इधर 10 सीटें वादा, तो आप कह रहे हैं हम उसको बनने नहीं देंगे, गायब कर देंगे। काजी साहब ये जमहूरियत आपने पढ़ाई है लोगों को, आप उस्ताद हैं। नहीं, मैं तो बड़ा उस्ताद हूँ,
लेकिन मलिक साहब अब ये बताएं कि अब खौफ ये है कि ये तो बाई एंड लार्ज हर कोई मान गया है कि इस इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगा खान। सही है, और उसने तमाम कोशिशों को यूं बर्बाद किया है। यहाँ पे धांधली काम नहीं कर सकी और अवाम का एक नया कॉन्फिडेंस वो लेके आया है। तो अब जाहिर है ये इकट्ठे तो होंगे कि यार ये आके तो कितने कानून भी रोल बैक कर लेगा। यानी ये जो हुआ अगर 2/3 मेजॉरिटी, जो कि हर बंदा कह रहा है कि हम तो खान साहब ने 2/3 मेजॉरिटी मिलनी है। इवन कल ये जो साहब बड़ी साहब ये जो एतजाज़ एहसन साहब थे वो किसी डान टीवी पे बैठे थे, हालांकि वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो भी ये कह रहे थे, लेकिन वो एक ज़ीरत और काबिल एहतराम बात का जवाब दूं। पहले तो मैं आपके बहस नहीं आपसे कर रहा, मैं एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉजिकली जो कल परसों लाहौर में इलेक्शन हुआ है उसके तहत अकल ये कह रही थी कि शहबाज शरीफ साहब कहेंगे हम असेंबली तोड़ने लगे हैं। पंजाब में भी हम ये आने की ये इससे भी अच्छा बेहतर था कि ये उनसे मिलते कहते यार हम असेंबली तोड़ के इलेक्शन कराने जा रहे हैं। जो मैं आपको बिटवीन दी लाइन बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे रेजिस्टेंस नज़र आएगी, ये कोशिश करेंगे हो या ना हो। पंजाब में भी रेजिस्टेंस होगी, वहाँ पे भी होगी। मुझे ये लग रहा है, मैं ज़रा सख्त बात करने जा रहा हूँ कि अल्टीमेटली तीसरी कुव्वत फैसला करेगी कि ये पोलिटिकल क्राइसिस किधर। बहरहाल कल तो तीसरी कुव्वत इस मुल्क के अवाम से 17 तारीख को उसने फैसला कर दिया और हर बड़ी ताकत उसके आगे सरनगू नजर आई, जिससे ये बात साबित हुई कि ये अवाम पे आपने एतमाद छोड़ दिया था और ये ऊपर अमेरिका और ये ड्राइंग रूम और पिंडी में आप सियासत करते थे। अब एक ऐसा तारीख का चमांटा पड़ा है जैसे मुंह पे कि जनाब ये अवाम जिंदा है, ये फिर आएंगे। ये खान का मैं वोटर नहीं हूँ, खान के नजरियात और मेरे नजरियात में जमीन आसमान का बोध है, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि वो अवाम जिंदा है। अब जरा सुने एक सेकंड मलिक साहब की बात। नानी ने कसम कीता भैड़ा कीता करके छड़ दिता और भैड़ा कीता, पंजाबी की मिसाल है। अगर ये और कोई बदमाशी करेंगे गैर आईनी और मजबूत करेंगे इमरान को, इमरान हाँ ऐसा तूफान बनेगा कि इनके घर वाले इनको वोट नहीं देंगे। इतनी बड़ी ये अपनी तबाही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है नहीं दिया घर वालों ने वोट। आसफ अली जरदारी नून लीग पर नवाज शरीफ सख्त नाला, उन्होंने कहा ये हुकूमत फौरी तोड़ दो, शहबाज शरीफ तुमने मुझे तबाह कर दी है। ये मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ जनरल कि तुमने तबाह कर दी है। नवाज जरदारी नून लीग के खात्मे के लिए पंजाब में आए हैं। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, अगर ये अंदर अनारकी फैलाएंगे, तबाही फैलाएंगे, लेकिन इमरान खान को इतना मजबूत कर देंगे कि चिराग लेके ढूंढेंगे नहीं। अपनी हमाकतों से इन्होंने इमरान खान को तामीर किया दोबारा से और अपनी हमाकतों से मजीद ये करेंगे। अगर वही करेंगे जो आप कह रहे हैं और आप इंशाअल्लाह ताला इनकी तबाही की दुआ ना करें तो बेहतर है। ये जरा सुने। अच्छा, अब जरा चौधरी परवेज इलाही साहब और शहबाज गिल साहब वो क्या कह रहे हैं? अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी में थोड़ी सी भी कोई प्रोफेशनलिज्म और शर्म बाकी है, उनको फौरी अपने ओहदों से अलहदा होना चाहिए। जो कुछ उन्होंने किया वो मुजरिम है, क्रिमिनल है, वो इन ओहदों पे बैठने के काबिल नहीं है। सबसे पहले हमने इलेक्शन कराना है। इलेक्शन होने के बाद इनको आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ ये नहीं होना, उनको सजा भी होनी है इंशाल्लाह। ये तो तैयार बैठे हैं जोई साहब। अच्छा काई साहब, मुझे पता है क्या होना। अगर इमरान खान ने अक्लमंदी की, सबसे ज़्यादा जुल्म सितम पिंडी और बावलपुर रेंज में हुआ, हर रेंज में ही हुआ, हर जगह ही। और उस्मान बुज़दार के जो करीब तरीन लोग लगे थे, सबसे ज़्यादा जुल्म उन्होंने। अच्छा, ये राना सराउल्लाह साहब को मैं जब से इक़्तिदार में आया फ़ोन नहीं किया, आज करूँगा, आपकी इजाज़त दे तो। जब से ये वज़ीर दाखिला बने ना, उससे पहले मैं राब्ते में था। इनकी मेरी तरह ये मैथ्स में फेल ही होते रहे, कहते रहे हमारा 180 है, उनका 188 है और 5 वोटों का फ़र्क है। वो भाई जो तो आप झूठ बोल रहे हो, उसी में 8 वोटों का फ़र्क है। तो जो बंदा इतना खवास बाख्ता हो जाए कि उसको 8 और 5 का फ़र्क समझ ना आए, जबकि इनके 100 मेरा ख्याल है 76 या 78 है, आई थिंक 10 वोट कम है इनके। तो काजी साहब ये हाथ पाँव फूले हुए नहीं लग रहे आपको? आप खुद मुंह से कह रहे हैं उनके 188, हमारे 180, तो 5 वोटों का फ़र्क। मुझे लगता है बुखला गए। और मेरी मुश्किल मुझे रोना आ रहा था कि नवाज शरीफ पे कितना बुरा वक्त आ गया है कि मुस्लिम लीग नून को बचाने के लिए जहन मुक्ति
इफ्तिखार है सारी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर आ रही है। एक बहुत बड़ी ताकत तो नूरानी साहब के फरजांद भी तो है ना। इतनी बड़ी ताकत, नवाज शरीफ जैसा ब्रेन, शहबाज शरीफ उनसे गाइडलाइन ले रहा है। अब यार ये किसी के जवाल की अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे। मेरे लिए तो शहबाज साहब काबिल एहतराम है, मुझे तो उन्होंने बड़ी अच्छी चाय पिलाई थी, बड़ी अच्छी। यार जवाल की इससे ज्यादा निशानी मौसम दावड़ को मुझे कुछ और निशानी भी तो लग रही है ना। देखिए बात सुने, ये पाकिस्तानी सियासतदान अगर इकट्ठे हो, मान लिया इमरान के खिलाफ इकट्ठे हैं, मगर मुझे MKM के साथ जो ज्यादती है उसके बाद यहाँ आने का मतलब है कि नहीं अभी पार्टी इज नॉट पर तुम्हारे दिल में टेक नहीं है, मतलब यार ताकतवर हल्के उनके साथ। फिर यही मैं कह रहा हूँ, आपने तो कह दिया कि इमरान आगे सब कुछ। अच्छा ताकतवर हल्के 17 को भी उनके साथ थे। इंसान की हिकमत अमली होती है। हम खुद कहते रहे थे कि ये ताकतवर हल्के इनको जिता दें, लेकिन 17 साबित कर चुका है कि अल्लाह की हिकमत के आगे इंसान अल्लाह तो अल्लाह। अब इस हकीकत को हम जो हो चुका है ना, ताकतवर हल्के फेल हो गए, पूरा जोर लगाया। मैं कह रहा हूँ हर हल्के में थोड़ा मुझे 12,000 वोट को गड़बड़ किया गया। एक एंगल आपको इसके बावजूद फिर भी वो हार गए। रिजल्ट क्या आया काई साहब? मुझे रिजल्ट आया 226 रुपए का ऑफिशियली डॉलर है। और मलिक साहब मैं वो नहीं बताना चाहता है, गैर जिम्मेदारी के कितने का फिक्र है। नहीं मिलता एक बात ये है जनाब की परफॉर्मेंस, वैसे वो आखिर में हमने आना है। मलिक साहब अल्लाह की चादर है, जिस इंसान ने तकब्बर किया वो दुनिया में रुसवा हुआ। आज ख्वाजा साहब ने जो तकब्बर किया ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि मेरा रब ऊपर है। मलिक साहब और ये मेरा बात बताएं, मुझे एक बात बताएं कि इस मुल्क के अवाम ने बाई एंड लार्ज इन 20 सीटों में रजिस्टर कर दिए मुख्तलिफ इलाकों में और पंजाब में ख़ास तौर पे कि ये उनकी विल है। तो ये कौन सी हिकमत है या कौन सी ख्वाहिश है कि हम ये कहें कि नहीं 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 ये इंज कर देंगे? ये इंज करना जो है वो क्या दानिशमंदी होगी? पहले एक मिनट, अब सवाल मुकम्मल करें। पहले आपने इमरान खान डिस्क्रेडिटेड लीडर को इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर बना दिया है। तो हमाकत दर हमाकत और फिर इखलाकी इतनी बड़ी गिरावट कि यार एक लोगों ने रजिस्टर कर दिया कि यार हम तो मुझे नहीं चाहिए, अब उनको मुसल्लत करेंगे। मैं आपको इसका जवाब, आप बात करें पॉलिटिकली, आप बात करें सैनिटी की। जब आप ना ये पागल ने सारे नहीं सैनिटी की है। अगर थोड़ी सी सैनिटी थी हुकूमत लेना बनता था, खुदा का खौफ करें, कोई अक्लमंद आदमी। मुझे इनका जवाब देने, मैं बताऊं इन्होंने क्या, इनका मसला ये किधर गए हैं? ये तीसरी कुव्वत के पास गए हैं कि पाजी आपके कहने पे हम IMF के पास के गए हैं, आपके कहने पे ये जूतियाँ हमने मारी हैं, 100 रुपये हमने पेट्रोल बढ़ाया है, आपके कहने पे डॉलर ऊपर लेके जा रहे हैं जो IMF कह रहा है, तो इसका सिला आप हमें ये दे रहे हैं। 90 दिन के बाद आप हमारा गिरेबान और इमरान का हाथ, ये क्वेश्चन, ये लड़ाई चल रही है। चले मैं मेरा एक कमेंट ले ले। और इन सब को पता है, इन सब को पता है मेरे और आपसे ज्यादा कि अगर इमरान को वे वोट मिल गया इलेक्शन तो हमारी हिस्ट्री में नाम ही खत्म हो जाएगा, उनकी लाइफ खत्म हो जाने, कोई भी नहीं रहता। अभी आपने इमरान भी होए मैं थोड़ा सा आपसे सीखना चाहता हूँ, आप साहिब इल्म है। राना सनाउल्लाह ने 100 को 20 कहा कि जी हम हुकूमत बनाएंगे। एक बंदा मुझे याद आ गया बचपन में, मैंने कहा भाई तू कितना पढ़ा हुआ है? कहता यार मैंने MA कर लेना था। तुम है क्या, क्यों नहीं किया? कहता मैं मैट्रिक नहीं कर सकिया। नंबर तुम ले नहीं सके, कह रहे हो हुकूमत बनाएंगे, क्या ये? नहीं लॉजिक मुझे समझाया। सब लॉजिक ये है कि क्या हम इस मुल्क के आइन के तहत सबसे बड़े ऑफिस के होल्डर हैं या बच्चे जमूरे हैं कि हमें आपके कहने पे हमने किया था, अल्लाह का वास्ता हमें आके बचाएं? यार क्या औकात है? 60 साल में बच्चे जो यहाँ बैठ के, नहीं मलिक साहब जवाब पैदा किया, यहाँ पे बैठ के खुदा का खौफ, यहाँ बैठ के आपने बयानिया लीडर था यार, जो लीडर था, ये बच्चे जो मेरी बात तो फिर बच्चों जमूरों की हमायत नहीं करनी चाहिए, उनकी हमायत करना क्रिमिनल है। यही मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ बैठ के बयानिया लोग आ रहे हैं, मरियम ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, और अब जो उसको सामने बिठा के कि आपने क्या किया हमारे साथ। और यार मलिक साहब ये पॉलिटिकल थ्योरी आपकी, ये नजरिया है जिसमें आप खड़े की बात कर, और राबता वास्ता जो मलिक साहब लोग करोड़ा लोग सुन दे रहे फैसला भी यार छड्डो परा इस नाल चंगा कोई बाहर जाके आमदी रेडी ला लो। मैं आपको फिर जवाब यार इस बात और देखो खलो गया, एक मिनट वो खड़ा हो गया, हर ताकत के खिलाफ खड़ा हो गया, और कल उसने सबको शिकस्त दे दी, और सारे लेफ्ट वाले भी मेरे नाल लड़न देने। और मैं आख्या ओ पागलो ओदे नाल बंदे ने की करिए, मर जाइए। आप अपनी डिपेंडेंसी मुझे बताएं, एक इमरान खान आया लाहौर और इधर 15-20 जमातें जमांदरू आ गए,
और एक काउंसलर नहीं बना सके। यार कोई अकल भी तस्लीम, आर्गूमेंट वो किसी की जिसको अकल तस्लीम ना करे उसमें आर्गूमेंट है। मलक साहब की गुफ्तगू मुझे नहीं समझ आ रही। 22 तारीख को मैं आर्गूमेंट देता हूं, मैं कह रहा हूं वो कोशिश पूरी करेंगे ना, यार पूरी करेंगे लेकिन बचाव वो ये भी कह रहा हूं। मेरी बात सुने ना, GNN के मालिक जुबैर साहब हैं, जुल्करनैन साहब, मैं कुछ को मालूम है मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे। कोशिश तो वो करनी चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। यार राणे ने बिटवीन द लाइन नहीं कहा कि 5 से भी ज्यादा बंदे हो सकते हैं। आप फिक्र सुनेगा यार, फिर आप ऐसे करो ना, 25 लोगों को पीटीए के गोलो लाइन में खड़े करो, गोलियां मार। पहले नहीं हुआ, ठीक है, लोग कहां से आए? तो ये करेंगे तो और अपनी तबाही करेंगे। मैं तो डिफेंड ही नहीं कर रहा, आप मेरी बात ही, आई एम नॉट डिफेंडिंग देम। इससे बदतर भी मामला कर सकते हैं, लेकिन करें। बट सर मैं डिफेंड उनको कर रहा, मैं उनकी नियत बता रहा हूं आपको। एक मिनट यार, मैं आपको नियत बता रहा हूं, आप रुक जाते हैं। आप कह रहे हैं मैं डिफेंड कर रहा हूं। यार मैं आपके डिफेंडिंग होता है मलिक साहब, किसी की नियत बता रहा हूं कि डिफेंड, हम अपने नुक्ते नजर के खड़े होते हैं ना। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं डिफेंड करें, हर किसी का राइट है, मगर ये है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप डिफेंड क्या कर रहे हैं। नो, आई एम आपकी नियत बता रहा हूं। अपन वही ना यार, मैं आपको आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि साद रफीक साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है, कुछ माजी में उन्होंने दी थी, उसको जक्सटापोज करके आपको दिखाते हैं। पहले उन्होंने अभी एक क्या कहा है, वो क्या है वो सुनो। उन्होंने कहा कि असम्बलियां जो हैं वो अपनी मुद्दत उनका पूरा करेंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुख्तसर ये कहा हमने 1.5 साल बैठ इन्हीं असम्बलियों के बारे में जो सुन लेना, ये मतलब ये आज क्या जो मैंने बताया वो आज उन्होंने कहा। मैं मरन तो बाद ही गल कर रहे अपने कुछ उनकी जुबानी, उनकी कहानी, इन्हीं असम्बलियों के बारे में उनकी राय कुछ मुख्तलिफ थी, सुनाए जरा। हमें जनरल इलेक्शन चाहिए, ये जाली असम्बलियाँ हैं। हम तो समझते हैं कि जो इलेक्शन हुए वो भी ढोंग, जो हुकूमत बनी वो भी ढोंग, जो बजट बना। फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करा पाएंगे, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क में नहीं होंगे तो सियासी निज़ाम नहीं चलेगा। अगर सियासी निज़ाम नहीं चलेगा ना मईशत चलेगी ना मुल्क चलेगा। अगर इस मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना है, उस तबाही से निकालना है जिसमें इसको इमरान खान नामी शख्स धकेल चुका है, तो उसका एक ही रास्ता है और उसका रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने दें। इन हाउस चेंज तो उससे कबल 2023 में वो इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। जिस पार्लियामेंट के मेंबर हम बने हुए हैं वो पार्लियामेंट कितनी खुद मुख्तार है। मुझे लोगों से पता लगता रहता है कि वहाँ उस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। वहाँ पर दूसरे लोग हैं जो आके ये डायरेक्शंस देते हैं कि जनाब आज एजेंडा ये होगा और आज इस बिल पे ये वोटिंग होगा। हमारी तो असेंबली भी अब कॉम्प्रोमाइज्ड है। भट्टी साहब ये ऐसी असेंबली के बारे में बात अगर पानी होना चुब्बू मर तो डूब मरे कोई। मैं हवा का नहीं थी भट्टी साहब, बड़ा गिलास मंगाओ। बड़ा गिलास नहीं, इन दरिया में भी ये पानी। ख्वाजा साहब का यार है बयान, तुराब साहब आपने बहुत अच्छे बयान चलाए। चले देखते हैं। ये असेंबली नजायज थी, ढोंग था, फ्रॉड था, जाली था, इसमें बैठना गुनाह सब इन्होंने कहा। ये सब ये जो आज हो रहा है ना, आज अब इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? कि ये 2 मिनट मुझे वो बात कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी करेंगे। अब बताएं इस कोलो फेल के तजाद में कौन ना मरे। मेरा ख्याल है ये शर्म है, इनको तो वैसे सियासत ही छोड़ देनी। मलक साहब आप एक उस्ताद हैं, मेरा पॉइंट आप तुसी चुप करो तो मैं गल करा ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपली ये है कि ये उनकी नीयत है, ये गंद डालेंगे और उसकी मैंने आपको रीजन बता दी है कि उनको आगे इमरान नजर आ रहा है बड़ा खौफनाक, ये रजिस्ट करेंगे। मेरी अर्ज सुन ले, उन्हें जो वो नीयत है जो मर्जी करे, नीयतों को हार। ये जो अभी कह रहे थे ये असेंबली ढोंग है, फ्रॉड है, स्वाय नए इलेक्शन के कोई हल नहीं। ये मुनाफिक है। उसी असेंबली को आज कह रहे हैं 5 साल पूरा कराना, ये क्या? अच्छा, एक और बात जो की मरियम साहब ने एक बात कही कि हमें पता है कि इस असेंबली में इन हाउस चेंज कौन करवाता है। नहीं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का नाम अब उधर ही किए हुए हैं ना आजकल, यही तो मैं आपको बता रहा हूं जो आप मुझे जंग कर लेते हैं मेरे सब। नहीं मलक साहब नहीं वो मादी, लेकिन आज जिस असेंबली में गुनाह थी, ढोंग था, फ्रॉड था, धोखा था, फैसले नहीं करते थे, उन्हीं को ये साल पूरा क्यों मजीद करना चाह रहे हैं? मेरी रहनुमाई फरमाएं। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि उनको पता है कि जो यहाँ पे तो लाहौर में होगा वो पूरे पाकिस्तान में इमरान कर जाएगा, इसलिए उनको अपनी हमेशा के लिए डेथ नजर आ रही है। यही मैं आर्गू कर रहा हूँ आपके साथ। बचने कर रहे हैं। अच्छा जी, 100% सियासी मौक़िफ़ होता है, मतलब तो कह दिया खुदगर्जी घटियापन, सियासी तनज़ीम से भाग रहे हैं, खुदगर्जी घटियापन। मैं समझता हूँ कि मैं आपसे थोड़ी सी राय मुख्तलिफ, इजाज़त दे दें प्लीज़। वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने इंतहाई हक हलाल से अपने मामूली से एहसास बना रखे हैं, कहीं उनके बारे में तफ्तीश न शुरू हो जाए और इस बार कहीं सही ना हो जाए। इस बार चूंकि जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी नहीं,
ठीक है, इस दफ़ा कोई ऐसा ना हो जाए कि अगर इफ ही कम्स जो 50 क्योंकि इमरान खान जो भी आप उसको कहें, ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उसने जहांगीर तरीन साहब को भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, कंप्रोमाइज रैकेट उसने कहा था सरदारी मेरी गन के तुम सामने खड़े हो, याद आया जब तकरीर फरमाई थी खान साहब ने। लेकिन यार एक बात है, जितनी मेहनत से आपने मिलजुल के खान साहब को लीडर बनाया है, उन सबको आपका मशकूर होना चाहिए। मैंने तो की है। काजी साहब, मेरे ख्याल में मुझे दुख हुआ है कि आज सारे उस शख्स के खिलाफ खड़े हुए हैं जिसे कहते थे ये तो लीडर ही नहीं है, हमारा इसके साथ मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब उन्हीं के कंधों पे चढ़ के आए हैं, खुद कहते थे ये अदम एतमाद नामुमकिन है। इसमें तमाम बड़ी साहब मेरी बात सुने, इधर होता है मुकाबला, इधर होता है तरला, हम तरले और मुकाबले के दरमियान घूमते रहते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, दफ़ा करें ये बातें सारी गलत, ये बताएं कि अब PMLN में एक और लड़ाई शुरू हो गई है कि अब मियाँ साहब को बुलाया जाए, वो आएँ और आके ये जितना, और ये भी सुना है कि उन्होंने बड़ा सख्त डांटा है मुबैना तौर पर इधर इधर से कि जनाब ये आपने कोई पार्टी की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। काजी साहब, वो आएंगे 1.5 हफ्ते के अंदर। आप हैं बड़े आदमी, मैं क्या आपसे बहस करूं। 4 हफ्ते का इलाज कराने गए, उधर माशाल्लाह हर जगह घूमते फिरते रहे, गैर मुल्की लॉबिंग करते रहे। 2.5 साल हो गए उनको गए, उनके भाई की हुकूमत को आए मोहतरम शहबाज शरीफ की 3 महीने हुए हैं, वो नहीं आए। अब सब कुछ कश्ती डूब रही है, उनका वोट बैंक खत्म होता जा रहा है। अभी तक बादियुल नजर में जो इमरान खान ने 17 जुलाई का रिजल्ट दिया, अब जेल में जाएंगे तो अब जेल में पावे पकाने वाले नहीं मिलेंगे, अब घुटने दबाने वाले नहीं मिलेंगे। अगर इमरान खान समझदार हुआ तो अब असल जेल काटना पड़ेगी। ये काट सकेंगे? और काजी साहब क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? अगर नवाज शरीफ आ जाएंगे तो मुझे बताना उस दिन, मैं आपकी तारीफ। और सिर्फ आपके पास कोई खबर है? खबर सीधी सीधी है जी, पार्टी के अंदर से जो मौजूदा हालात में, जो मैं बार बार आपको आर्गूमेंट कर रहा हूँ, खबर ये गई है नवाज शरीफ को जो रिस्पॉन्स गया है कि कम अज़ कम जनाब की वापसी के बगैर ये जो लोग हैं आपको 10 सीटें भी नहीं पासन से लेके दे सके, या पार्टी को दफना दें या वापस आ जाइए। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, क्योंकि इतना आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। नवाज शरीफ को पता है। अब चलें, अब सिनेरियो कर लेते हैं जी, इलेक्शन आ रहा है अगले महीने, दूसरे महीने। आप मुझे बताएं नून का फेस क्या है? फेस तो जेल में होगा। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो आपको मरियम नवाज है। और नहीं, कितनी कैंपेन की है, KP के गई जनाब। आप सब लोग कहते थे, मैं तो कभी भी नहीं कहा नवाज। ये मैं आपको पार्टी की खबर दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ के बगैर अगर इलेक्शन ही नहीं कंडीशन में होता है, पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। ये लाजमी उनके लिए। मैं थोड़ा सा हम लोगों की तरह मान लिया इमरान नवाज शरीफ सब आ जाते हैं, वो इख्तियारी हैं, आएंगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं कह रहा हूँ उन पे दबाव है कि जनाब वापस आए। मान लिया, फिर दबाव नहीं ना मानेंगे, यही आएंगे नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, दबाव है, आएंगे नहीं, वैसे ही मैं बता दूं। नहीं है तो बस फिर नहीं, मेरा आपके पिछले आर्गुमेंट मलिक साहब, मुझे आपके पिछले आर्गुमेंट पे भी थोड़ी सी मेरी डिफरेंट राय है। PM होते हुए, अपनी सेंटर में गवर्नमेंट होते हुए, पंजाब में गवर्नमेंट होते हुए, यहाँ डांटा था उन्होंने लाहौर में आके। 18,000 बंदा आया था, वो जो आए थे मोटरवे पे और एक बच्चा भी मर गया था उसमें, आपको याद है ना? याद है। तो 18,000 बंदा इकट्ठा नहीं किया। अब हुआ क्या है? अब मेरी गल सुनो, होया की है? हुआ ये है कि अवाम जब मोबिलाइज नहीं होते तो ये 10-10 हज़ार वोट जो है ना मैंडेट देता है। पहली दफा अवाम मोबिलाइज हुए हैं तो सारा इनका जो वो भट्टी साहब कहते होते हैं ना, पूरी साइंस है इनके पास, हैं वो सारी साइंस फेल हो गई, फेल हुई, अवाम ने की। वो अब आगे वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे, मिसे लिखवा लें चिट्टे कागज पे। मैं कहता हूं इलेक्शन में कुछ नहीं कर सकेंगे। कैसे धांधली करना एक बड़ी जमात से बेहतर, लेकिन इस दफा अवाम ने उसको मैं एक आर्गुमेंट आप दोनों के सामने रखना चाह रहा हूँ। देखिए, पंजाब में तो कोई रैशनल नहीं है कि 22 को अपना परवेज लाइन आए, मगर एक क्वेश्चन है जो मैं आप दोनों को चाह रहा हूँ, इस पर आप अपने कमेंट करें। अगर मुझे कहेंगे मैं भी बोल दूंगा। इस रियासत के वक्त इस वक्त मसला सियासत नहीं, आपकी माशियत, आपकी इकॉनमी है। मेरी खबरें हैं जो रियासत वाइज के, अगर IMF ने अगर ग्रीन लाइट ये दी कि हम अगर हुकूमत बदलती है या निगरान आती है तो फिर पैसे देंगे, तो फिर इस मुल्क में इलेक्शन होंगे। अब इसको थोड़ा छेड़ें जरा, मैं जो बिटवीन द लाइन मैंने कुछ छेड़ने की कोशिश की। मैं आपका सवाल लूंगा, मैं ये आपने जरूर इस पे बहस करनी है, एक्सक्लूसिव आपको असल इशू इस पे दूंगा कि इस वक्त IMF ने क्या बात की है और क्या कर रहा है। सियासी इशू नहीं रहा, पाकिस्तान इकोनॉमिक इशू बन गया, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अभी क्या है हमारे पास कुछ मेरे ख्याल में, हाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं। पहले हम ये प्लीज ब्रेक है,
ब्रेक के बाद मैं आपको जावेद लतीफ़ साहब का शॉट सुनाऊंगा और IMF ने क्या इशारे दिए हैं, आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी बताएंगे, और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने क्या हशर किया इस मैशत का और अपनी पार्टी का, वो भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम सेगमेंट खुशकिस्मती से डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब से हमारा रब्ता हुआ है, तो हम अपना इस इकॉनमी पे ले जाते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा हमें टाइम देते हैं। डॉक्टर साहब दो बातें आपसे पूछनी हैं। एक तो मुझे जो खबरें मिल रही हैं कि अभी जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ है, IMF ने कहा है कि भाई ये हतमी नहीं है, ये तो अगस्त में हम करेंगे, और जो यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस हवाले से फिर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर बात कर दें। और सेकेंडली ये जो डिले करके आज डॉलर तो 226 का कह रहे हैं, न जाने बिक कहाँ पर रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। डॉक्टर साहब कैन यू हेयर मी? नहीं, मेरे ख्याल में यार ये ज़रा देखें वो मैंने अभी हम ये डॉक्टर साहब से भट्टी साहब कंफर्म कर लेंगे। हमारे से जो मैंने पॉइंट रेज किया था वो रेज करें ज़रा। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे ये बात आ गई है कि उन्होंने एक जो पॉलिटिकल चेंज यहाँ पे आई है उस पर भी वो ज़ाहिर नज़र रखते हैं। 100 जितने भी पैसे उन्होंने हमें दे रखे हैं, तो वो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ हमें 5 साल स्टेबिलिटी चाहिए, IMF वाले, हाँ एक हुकूमत हमें चाहिए जो है। और वो मेरे इत्तला के मुताबिक बैक डोर उनके खान साहब से भी रबते हैं, जिसमें खान साहब मेरी इत्तला के मुताबिक जो मैंने कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के हक़ में नहीं है। खान साहब कहते हैं जनाब कि हम ये मज़ीद कीमतें। जी डॉक्टर साहब सॉरी आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब मैं सवाल ये है कि एक तो जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था उस हवाले से खबरें आ रही हैं कि फिर वो डॉलर में है और अगस्त में होगा, और दूसरा ये जो डॉलर है ये किसकी नाअहली है? कुछ लोग मुझे बता रहे हैं जनाब ये तो ये जो हैं क्या कहते हैं हवाले वाले, ये अपना दिहाड़ी लगा रहे हैं। हुकूमत कहाँ है और हम किस तरफ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि डॉलर के साथ जो कुछ हो रहा है ये जानबूझकर किया जा रहा है। अच्छा। और इसमें वक्त कम और मुकाबला सख्त है कि तो वक्त कम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो पाकिस्तान की मईशत को कर दिया जाए और इसको बिल्कुल श्रीलंका टाइप के हालात पे ला के खड़ा कर दिया जाए। ये उसी की तरफ एक बहुत तेज़ी से हमें लेके जाया जा रहा है, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जब इस किस्म की कैफियत होती है, सियासी अफरा तफरी मची हुई है, तो बहुत सारे खिलाड़ी भी मैदान में आ जाते हैं जो ओवरनाइट रिच होने के चक्कर में बस यही खेल खेलना शुरू कर देते हैं एक्सचेंज मार्केट में। तो आई एम श्योर कि वो खिलाड़ी भी खेल रहे हैं इसमें और वो भी ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये देखिएगा हमारी जो फ्रीज़ हुई है पिक्चर दोबारा से, यार बड़ी अहम बात हो रही थी इनमें। ये अब सवाल भट्टी साहब आप ही पूछें उनसे। जी डॉक्टर साहब ये सॉरी बात आपकी मैं काट रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि इसको बर्बाद कौन कर रहा है? एक तो आपने बता दिया बिग प्लेयर्स जो कि रातों रात पैसा समेट रहे हैं स्पेकुलेशन में, इसके अलावा कौन है? पॉलिटिकल जो हमारी अली जो हैं ये सारे इख्तियार रखते हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए, इसमें बाहर के भी फोर्सेस हैं और उनके साथ अंदर के भी फोर्सेस मिले हुए हैं। अब मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता हूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि जहाँ बाहर के लोग हैं मौजूद, वहाँ उनको अंदर से सहूलतकारी भी हो रही है और वो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा, एक बड़ी ज़रूरी है जो मुझे एक इंसाइडर ने बताई है कि जान के इंटरनेशनल पावर जिन्होंने पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाई है, वो पाकिस्तान को इस तन्हाई में, इस महंगाई में, अजाब में ले जा रहा है कि श्रीलंका के हालात के करीब पहुंच जाए और वापसी भी मुमकिन ना हो। और इसके लिए बाकायदा हिकमत अमली बनाई गई है और जैसे आप फरमा रहे हैं पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे 22 करोड़ अवाम? ये तो सुना प्लानिंग है, बाकायदा हिकमत अमली है। ये डॉलर एकदम अचानक नहीं जा रहा, इनकी मर्जी से जा रहा जो इधर भी बैठे हैं। देखिए, मतलब ये यही चीज़ मैंने आपको बताया, आपने उसी मेरी ही चीज़ को रीइंफोर्स कर दिया कि ये जानबूझ के ये खेल खेला जा रहा है और पाकिस्तान की मईशत को, और ये भी कहूँ कि वक्त कम है और मुकाबला भी बड़ा सख्त है कि जितनी
जल्दी हो पाकिस्तान को वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। लेकिन हैरानी है, पाकिस्तान तो 225 मिलियन की आबादी जो है वो तो मैटर ही नहीं करती है बेचारी। वो कहाँ किस पावर सर्कल में बैठते हैं वो लोग, वो तो अफेक्टीज हैं। जो कुछ भी आज हो रहा है उसकी अफेक्टीज है, मैं और आप भी उसकी अफेक्टीज हैं। हम शायद सरवाइव कर जाए, लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा, वो तो सरवाइव ही नहीं कर सकता है। तो ये वो मैटर नहीं करता है। लेकिन मुझे हैरानी होती है उन लोगों पे जिनके जेब में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है कि वो कैसे खामोश बैठे हुए हैं। वो समझ नहीं रहे हैं इस खेल को कि हो क्या रहा है। अगर पाकिस्तान तो श्रीलंकन टाइप के क्राइसिस के पहुंच जाए और यहाँ पर कोहराम मचा हो, पेट्रोल आपके जो एलसीज हैं वो ऑनर होने बंद हो जाए, तो आप कहाँ से पेट्रोल मंगाएंगे, आप कहाँ से गंदम मंगाएंगे, आप कहाँ से फर्टिलाइजर मंगाएंगे, कहाँ से खुर्दनी तेल मंगाएंगे, और कहाँ से आप जो है ये दवाएं, आप जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है ये मंगाएंगे। आपके डिफेंस की जो चीज़ें हैं उनका क्या बनेगा। अच्छा डॉक्टर साहब जरा रहनुमाई फरमाएं, मुझे थोड़ा सा, मैं अदब चाहता हूँ आपके लिए, कितने दिनों ने देर की तो तबाही हो जाएगी, कितने देर में इसको ये डैमेज ये कवर कर सकते हैं, ये रहनुमाई फरमाए जरा। देखिए मतलब ये कि मैं कोई ऐसा टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकता हूँ कि बस बाई मंडे संडे ये हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एफर्ट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन का मैंने कहा है। वो कितनी जल्दी पहुँचता है, कोशिश जैसे मैंने कहा कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो उनको भी पता है कि टाइम होराइजन कम है हमारे पास तवाई फेरने की, जितनी जल्दी हो। अब आप देखें कि जिस मुल्क में 10 रुपये 11 रुपये एक दिन में करेंसी नीचे चली जाए और हम सब तमाशा देख रहे हैं। कहीं पर आप यकीन करें कि कहीं पर किसी जगह पे मुझे कोई फिक्र नजर नहीं आ रही है। रावी चैन लिख रहा है हर तरफ, और मुझे हैरत है, यकीन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उन लोगों पे कि जिनके पास जो मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं वो भी सब खामोश तमाशाई बने हुए, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है ये खेल हो क्या रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इजाजत मलिक साहब एक सवाल कर लूं। डॉक्टर साहब फौरी तौर पर रेमेडी क्या है? क्या हमें डी पैक कर देना चाहिए, ये स्टेट बैंक जो है फौरी तौर पर लेजिस्लेशन करके वापस लेना चाहिए, और इस साजिश का हमारी पार्लिमान क्या जवाब देने की अहलियत रखती है, या आई एम सॉरी टू से दे आर ऑल हैंड इन ग्लव? देखिए पार्लियामेंट तो रिडेंडेंट हो गया है मेरे ख्याल में इस हालात में। पार्लियामेंट की तरफ आप ना देखें, कोई उसमें आप जान नहीं बची है। जहाँ तक ये है कि आप खुद सोचें कि स्टेट बैंक के एक्ट 2021 के तहत जो अभी हमने पास किया था, 1 महीने के अंदर हमें गवर्नर लगाना चाहिए। ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं, गवर्नर बैठा हुआ है। एक बच्चे को हमने गवर्नर बना दिया है जो IMF में 18 ग्रेड का एक अफसर है, माय गॉड, उसको हमने गवर्नर बनाया हुआ है। वो कहां से इंस्ट्रक्शन ले रहा है? वहीं से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, और वो खामोश तमाशाई बन के बैठा हुआ है। मुल्क उसके आंखों के सामने डूब रहा है, वो तमाशाई बना बैठा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे गैर सियासी सवाल कर रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अगर इमरान खान साहब जीतते हैं, इलेक्शन में आ जाते हैं, तो वो बड़ा ऑब्वियसली उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अमेरिका पे, वेस्ट पे साजिश का। तो इन हालात में इमरान खान साहब किस तरह संभालेंगे इस इकॉनमी को, कहाँ से लोन लेंगे, कौन से ऐसे, आप, मैं गैर पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, वेयर इज़ दी होप? क्योंकि खान साहब अगर आते हैं, जो ऑब्वियसली लग रहा है कि पॉलिटिकली वो लीड कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान का फिर इमीडिएट फ्यूचर क्या है? देखिए पहली बात यह है कि अभी बहुत दूर है वो, क्योंकि इलेक्शन पहले तो ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो, फिर इलेक्शन का डेट अनाउंस हो, फिर एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और फिर जो आपका जो हाइपोथेटिकल सवाल है कि खान साहब जीत के आ जाते हैं, तो अभी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं शामिल। अज्यूमिंग के वो आ जाते हैं, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो खान साहब विल हैव टू बी अ डिफरेंट खान साहब, वो 3.5 साल वाला खान साहब नहीं हो, क्योंकि ये IMF में गए थे। मैंने इनका हाथ रोकता रहा मैं, लेकिन चले गए, और मैंने बता दिया था कि क्या बर्बादी होगी, क्या तबाही होगी। इनके साथ इनके गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर बैठे हुए होते थे मीटिंग में, क्योंकि मैं इनके एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी रहा हूं,
और मैंने कहा कि ये शख्स जो आपके साथ बैठा हुआ है, इसने आपको सियासी तौर पे बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है और मुल्क की मईशत को बर्बाद किया है। और वो चुप से मुझे देखा करते थे। यह खान साहब नहीं चाहिए हो कि चुप से देखें और खामोश रहे। यह खान साहब नहीं चाहिए हो। वो खान साहब चाहिए हो कि जो गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे। इन आदमी को मेरिट पे लगाया अपने यहाँ पर। कैबिनेट में भी लोगों की प्लेसमेंट की गई थी कैबिनेट में बाहर से। जब मुझे पता है कि प्लेसमेंट हुई तो इन्हें क्यों नहीं पता था? क्या इसी तरीके से दोबारा प्लेसमेंट हो गया? ये खामोश तमाशाई बन के देखते रहेंगे? डॉक्टर साहब एक दूसरा भी मुख्तसर सा सवाल ले लीजिएगा। क्या इस इकॉनमी में, इस बैड हालात में अगर पाकिस्तान इलेक्शन कराता है, इज इट पॉसिबल? क्या इकॉनमी, कुछ लोगों का कहना है कि अगर अभी इलेक्शन होंगे तो इकॉनमी मजीद हर्ट हो जाएगी, मजीद हिट होगी। देखो यार, इससे और क्या ज्यादा हर्ट होगी? मुर्दे पे 2 मन मट्टी और डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुर्दे को। ठीक है ना? कम से कम एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। ये जो आज यहाँ पर इन एक्शन हमें नजर आ रहा है, हर तरफ स्टेट बैंक में भी इन एक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी इन एक्शन है, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी इन एक्शन है। कम से कम वहां पर एक्शन तो हो रहा होगा ना। चीजों को बेहतर करने के लिए कोशिशें हो रही होंगी, जो नजर आएगी कोशिश। तो इस तरीके से डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो डिले किया, 2 महीने बैठे रहे, अब पहले एग्रीमेंट नहीं किया, बहुत बड़े विजिट बताए जाते हैं और सप्लाई साइड इकॉनमी के बहुत बड़े जो हैं वो बताया जाता है कि बड़े दानिश्वर हैं। डू यू थिंक ही इज इक्वल टू द ओकेजन और रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजास्टर? देखिए, मैं किसी पे जाती उस पर नहीं बात करना चाहता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब भी उसी जगह से तालीम हासिल की है जहाँ से मैंने हासिल किया तालीम, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। उनकी कोई मजबूरियाँ होंगी कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनके कारकर्दगी पे कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आप किसी बात का जवाब आज देने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, बिजली की प्राइस ऊपर जा रही है, पेट्रोल ऊपर जा रहे हैं, अगर हालात नहीं संभालते तो क्या 2-3 महीने में अब बड़ा नुकसान खदशा है वो नहीं देख रहे? और क्या अदारे बिल्कुल लाइलम रहेंगे, अपने आप को अलग रखेंगे इन हालात से? तो खुदा ना खास्ता ये तो श्रीलंका करीब नजर आएगा फिर। सर, मैं जवाब तो सारा आपको दे रहा हूँ। यही जवाब तो मैंने कहा कि मुझे तो हैरानी है उन लोगों पे कि जो मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उधर भी रावी चैन लिख रहा है। कम से कम जितना मैं देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं पर किसी जगह से कोई आवाज़ उठती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं भी तो वही आप ही की बात दोहरा रहा हूँ। नहीं, मेरा मकसद है खुदा ना खास्ता क्या 2-3 महीने और इस तरह चलता रहा तो फिर वो जो खदशा है श्रीलंका वाला उसके करीब नहीं पहुंच जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कब जागेंगे? चलो हमारे रजा बाकर एंड कंपनी आ गई, तबाह कर गई। अब भी अगर ना जागे तो ज्यादा मुझे महीने नहीं लगते इस तबाही में, बज़ाहिर अल्लाह ना करे। देखिए, मैं इस वक्त जो है पाकिस्तान 10 अप्रैल के बाद एक स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में चला गया है, अपने महवर से हट गया है, डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया है। इसको वापस महवर पे लाना है, वापस इसको इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ये कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और अगस्त 2023 का इंतजार करें। पता नहीं उस वक्त क्या होगा मुल्क का, मैं कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, उस वक्त तक हम अपने मंजिल से बहुत दूर जा चुके होंगे कि वापसी का रास्ता हमारे लिए नहीं होगा। तो वो रास्ता मेरे नज़दीक बिल्कुल ना है, उसकी तरफ चलना। अब रह गया कि जितनी जल्दी, दूसरा रास्ता है, जितनी जल्दी आप एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अंडर ए न्यूट्रल अंपायर, न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन, उसमें आपको कराना चाहिए। और ऐसा इलेक्शन हो कि लोगों को नजर आए कि ये वाकई इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। खुदा के वास्ते कम से कम एक इलेक्शन तो ऐसा हम करा दें इस मुल्क में जिससे मुल्क बच जाए। वरना इलेक्शन के बावजूद भी आप देखेंगे कि अगर हमने जो हमारी आदत है हैंकी पैंकी करने की, अगर हमने वही रास्ता इख्तियार किया इलेक्शन में, तो ये हम स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में मजीद रहेंगे और अपने महवर से बहुत दूर होती चले। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि हमारी एलसीज के डिसऑनर होने का खतरा है। आज फिच ने हमारी जो है वो स्टेबल से जो रेटिंग है वो नेगेटिव में कर दी है। तो हम कुछ लोग कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर स्टेट है, इसको नहीं होने देंगे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में जो रेटिंग है उसमें 4थे नंबर पे हम बैठे हुए हैं। हाउ डू यू लुक एट दीज फैक्ट्स?
देखिए, फिच की जो रेटिंग है ये कोई नई रेटिंग नहीं आई। इससे पहले मेरे ख्याल में गालिबन स्टैंडर्ड एंड पुअर या मूडीज ने भी हमारे आउटलुक को चेंज किया था, स्टेबल से नेगेटिव कर दिया था। तो आज फिच ने भी वही रास्ता अपनाया है, स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। इसका मतलब ये है, और उसने जो नेगेटिव करने के जो फैक्टर्स बताए हैं कि वो क्यों ये कर रहे हैं, उसमें राइजिंग पॉलिटिकल रिस्क भी है। और यही मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सियासी बेयकीनी ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डर जो है इस वक्त मुल्क में है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है हमारे आउटलुक को नेगेटिव करने में, क्योंकि यही रूट कॉज है। इससे जुड़ा हुआ है आपका इम्पोर्ट, आपका एक्सपोर्ट, आपका रेमिटेंस, आपका बजट का खसारा, मुल्क में इन्फ्लेशन, ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी चीजें क्लियर की, मुझे कम से कम कुछ जवाब मिल गए जो मेरे खदशात थे। एक तरफ आप फरमा रहे हैं कि जब तक सियासी इस्तेकाम ना आया मुल्क नहीं बचेगा, दूसरी तरफ हुकूमत जरदारी और उनके तमाम इत्तेहादी आज बाजिद है कि हमने 23 तक इकट्ठे रह रहे, हमने इलेक्शन नहीं करवाने। देन व्हाट, क्या होगा फिर अगर ये इनकी जिद पे अड़े रहते अपनी? बात यह है कि ये हुकूमत तो मतलब देखिए ये सियासी बातें हो जाती है, मैं इस पे ज्यादा नहीं करना चाहता। हमें और हमको तो आप मुल्क के लिए लेते हैं ना, कि आप मुल्क की बात करते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब हमारे लिए आपका ये है कि मेरे नज़दीक दिस इज नॉट एन ऑप्शन। बस इतना मैं कहूँगा कि ये उनके अपनी ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, ज़ाती उनका इंटरेस्ट भी हो सकता है कि जो जहाँ बैठा हुआ है वो चाहता है कि मैं बैठूँ उसी तरीके से, तो ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये मुल्क के मफाद में ये नहीं होगा। डॉक्टर साहब, बड़ा ये वक्त का मामला होता है, यू हैव टू लीव इट देयर, बट वेरी मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। शायद उन अहम लोगों के कानों तक ये बात पहुंच जाए और हमें फुर्सत मिल जाए बंदे गायब करने की, और ये नो कॉन्फिडेंस से निकल आएँ, तो ये जो बड़ी खेल है, इसमें ये मौत का खेल, इससे हम बच सकें। अल्लाह करे बच जाएँ। इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।